नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय शिक्षा के इतिहास पर शिक्षा की प्रगति के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये शिक्षा की प्रगति है तो मेन रूप से 1833 से 1853 के बीच में 1833 से 1853 के बीच में जितनी भी प्रगति हुई है उसके बारे में हम लोग विस्तार से इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा इस विषय पर कि जो अभी हमने पिछले उस पर अध्ययन किया था, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद थे, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों में जो संघर्ष प्रारंभ हो गया था, इसका अंत लॉर्ड ऑकलैंड ने सन 1839 में किया। और उस समय में शिक्षा का मार्ग निश्चित हो गया था, अंग्रेजी को प्रबल प्रेरणा मिली थी। और इसका मतलब परिणाम क्या निकला कि विभिन्न प्रांतों में शिक्षा प्रसार के लिए जो कार्य किए गए उन पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक हो गया था। जैसे बंगाल था तो बेंटिक और ऑकलैंड ने जो कार्य किया था बंगाल पे मेन रूप से, तो लॉर्ड बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित करके बंगाल में अंग्रेजी का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों का तीव्र गति से निर्माण हुआ। और 1835 में लोक शिक्षा समिति 20 विद्यालयों को चला रही थी और 1837 में इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई, जिनमें 5196 छात्र पढ़ते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और उसने बंगाल प्रांत को 9 भागों में विभक्त किया और प्राय प्रत्येक जिले में एक जिला विद्यालय स्थापित किया। और 1840 में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या 40 थी। हार्डिंज ने जो किया था उसके शिक्षा कार्य जो मेन रूप से थे, तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंज ने घोषणा की कि अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी के प्रचार एवं प्रसार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और उस समय प्राथमिक शिक्षा का पतन प्रारंभ हो गया। और लॉर्ड हार्डिंज ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए 1844 में 101 विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करवाया। इनमें लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, इतिहास तथा बंगला की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी से 1 आना मासिक शुल्क लिया जाता था, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में ये विद्यालय लोकप्रिय न बन सके और इनकी संख्या निरंतर कम होती चली गई। 1852 में उनमें से केवल 26 ही रह गए। 101 प्राथमिक विद्यालय में केवल 26 रह गए। और 1847 में लॉर्ड हार्डिंज ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल भी खुलवाया था। उसी टाइम लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये भी विद्या के बहुत बड़े प्रेमी थे। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने प्राथमिक और उच्च व्यावसायिक तथा नारी शिक्षा में अपनी रुचि बहुत प्रदर्शित की थी, दिखाया था। इन्होंने अनुदान प्रणाली प्रारंभ करके प्राथमिक विद्यालय को प्रोत्साहित किया तथा 1854 में 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए, जिनमें 1400 विद्यार्थी पढ़ते थे। और 1844 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षा आरंभ की गई। अब इसी में शिक्षा परिषद भी कार्य कर रही थी। तो 1842 में लोक शिक्षा समिति को भंग करके उसके स्थान पर शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। पहले लोक शिक्षा समिति बनाई गई थी, इसको समाप्त करके शिक्षा परिषद बनाया गया। और इस परिषद में शिक्षा प्रसार की दिशा में सराहनीय कार्य किया। नॉर्मल स्कूल की स्थापना हो जाने के कारण विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव बहुत कुछ दूर हो गया था। परिषद ने 1843 में शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित करके पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया और इसने 1844 में विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालयों की शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया। और उसने 1845 में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रस्ताव रखा, परंतु कंपनी के संचालकों ने उसे असामयिक कहकर अस्वीकार कर दिया। और शिक्षा परिषद ने प्राथमिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। और इसी के अगले क्रम पे 1854 तक परिषद के अंतर्गत 151 शिक्षा संस्थाएं थीं, जिनमें 13,163 विद्यार्थी पढ़ते थे। और इनका वार्षिक व्यय 5,94,428 रुपया था। इनमें 47 अंग्रेजी स्कूल, 5 अंग्रेजी कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज और 3 प्राच्य कॉलेज थे। अब व्यक्तिगत शिक्षा कार्य व्यक्तिगत रूप से जो किए जा रहे थे, तो बंगाल में शिक्षा को व्यक्तिगत प्रयासों के कारण भी प्रोत्साहन बहुत मिला था। हाजी मोहम्मद मोहसिन ने दान स्वरूप प्राप्त धन से हुगली के जिला स्कूल को कॉलेज का रूप प्रदान किया। 1849 में शिक्षा परिषद के प्रधान JED बैथ्यून ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और उसका समस्त व्यवहार स्वयं वहन किया। इस कार्य से प्रेरित होकर जयकृष्ण मुखर्जी
एवं 12 सेत के कुछ निवासियों ने भी स्त्री शिक्षा का प्रबंध किया था। इसी में मिशनरियों ने भी शिक्षा का कार्य अपना दिखाया। मिशनरियों ने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में 1853 तक संपूर्ण बंगाल में 22 स्कूलों का निर्माण किया और इन स्कूलों का सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। मिशनरी स्वयं इसको कार्य करते थे। इसमें शिक्षा का जो माध्यम रहा इस टाइम में बंगाल पे, तो शिक्षा का जो माध्यम था ये बहुत विवादास्पद प्रश्न है। भारत सरकार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर चुकी थी और के एम बनर्जी एवं डॉक्टर बैलेंटाइन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने देसी भाषा का पक्ष लिया था, परंतु सरकारी नीति के सामने इनकी कुछ न चली और अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा गया। और इसी प्रकार 1833 से 1853 तक बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला रहा और भारतीयों की अंग्रेजी की ज्ञान पिपासा इतनी अधिक हो गई थी, जबकि प्राच्य मतलब इतने लेवल पर बढ़ चुका था अंग्रेजी का प्रकोप कि अंग्रेजी विद्यालय में फीस देने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। फीस दे करके एडमिशन ले लें। और इसी के दूसरे साइड प्राच्य विद्यालयों में छात्रवृत्तियां भी विद्यालयों को पढ़ने के लिए प्रलोभित नहीं कर पाती थीं। अब देखते हैं मुंबई में कैसा रहा। तो मुंबई में जो भारतीय शिक्षा समिति थी, इस समिति का निर्माण 1823 में हुआ था। कल हमने इसको देखा था। और उस समय में यह समिति शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही थी और 1840 तक इसने प्रांत में 115 जिला प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की और इन विद्यालयों में लिखना, पढ़ना, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति एवं दर्शन शास्त्र की शिक्षा मातृभाषा के द्वारा माध्यम से दी जाती थी। और यह पाठ्यक्रम वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों के समान था। समिति ने 4 अंग्रेजी स्कूलों को भी निर्माण किया। बम्बई, थाना, पलवल तथा पूना में इन स्कूलों का निर्माण किया गया था। 4 अंग्रेजी स्कूल जो थे, इन स्कूलों का उद्देश्य जो था कि पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा देना। इस टाइम बम्बई में जो राजकीय प्रयास किए जा रहे थे वो क्या थे? मुंबई सरकार जो वहाँ की थी, इसने शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया और 1837 में 4 लाख रुपया व्यय करके बम्बई प्रांत के गवर्नर एल्फिंस्टन के नाम पर एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। उसी वर्ष पूना संस्कृत कॉलेज में भी जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई थी। इसमें सभी कास्ट के बच्चे पढ़ सकते थे और मराठी कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी गई। सरकार पूना जिले के पुरंदर तालुका में देसी विद्यालयों के आधार पर 63 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कर चुकी थी। इनमें लिखना, पढ़ना और गणित की शिक्षा दी जाती थी। इसी टाइम जो शिक्षा बोर्ड के प्रयास थे, ये 1840 में मुंबई भारतीय शिक्षा समिति, उस टाइम इसको बोलते थे बम्बई भारतीय शिक्षा समिति, इसको भंग करके उसके स्थान पर शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। और इस बोर्ड में 7 सदस्य होते थे, जिनमें से 4 को सरकार मनोनीत करती थी एवं शेष बम्बई भारतीय शिक्षा समिति के प्रतिनिधि होते थे। इस बोर्ड ने शिक्षा कार्य में अत्यंत दक्षता का परिचय दिया और इसने 1842 में प्रांत के समस्त विद्यालयों की गणना करवाई तथा एडम की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। परंतु प्रांत के निवासियों में पाश्चात्य ज्ञान पिपासा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण बोर्ड को सफलता न मिली। फलतः बोर्ड ने देसी विद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कुछ समय पश्चात उनका अंत हो गया। और प्रांतीय शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड ने 1842 में बम्बई को 3 भागों में विभक्त किया और शिक्षा को देखरेख के लिए प्रत्येक भाग में एक यूरोपियन निरीक्षक एवं एक भारतीय उप निरीक्षक की नियुक्ति की। 1 जून 1843 को बोर्ड ने विद्यालयों के संबंध में कुछ नियम बनाकर उनमें समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। और इस टाइम मुंबई में शिक्षा का जो माध्यम था, तो जैसे बंगाल में प्राच्य और पाश्चात्य भाषाओं का विवाद चल रहा था और उसी समय बम्बई में जो था कि देसी भाषाओं का शिक्षा का माध्यम रखकर अपने साहस का परिचय दिया था। परंतु अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत की अवहेलना भी नहीं की गई थी, क्योंकि उनको पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया था और इस प्रकार देसी भाषाओं को अपने विकास के लिए सुंदर अवसर प्राप्त हो सका था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1843 में सर एरिक्सन पैरी शिक्षा बोर्ड का सभापति नियुक्त हुआ और उसी समय में देसी भाषाओं के बुरे दिन आ गए। मैकाले और ऑकलैंड की समान पैरी भी पाश्चात्य ज्ञान तथा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थक था। उसने ये प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेजी ग्रंथों को देसी भाषाओं में अनुवादित कराना व्यर्थ का व्यय है। जनता अंग्रेजी शिक्षा की मांग कर रही है, अतः शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। इस पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पर शिक्षा बोर्ड में 2 दल बन गए और एक दल में पैरी एवं अंग्रेज थे और दूसरे दल में अंग्रेज थे जो अंग्रेजी के पक्ष में थे और दूसरे दल में बम्बई इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल कर्नल जर्विस
एवं 3 भारतीय थे जो देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रखना चाहते थे। जर्विस जो थे, इनका मत था कि साधारण शिक्षा उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं दी जा सकती जिससे मनुष्य का मस्तिष्क परिचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करना हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। यदि जनता में साहित्य की रक्षा करनी ही है तो यह उसका स्वयं का साहित्य होना चाहिए। साहित्य का अधिकांश भाग भले ही पाश्चात्य हो, परंतु उस देसी भाषाओं से तादाद में होना चाहिए एवं उसका स्वरूप भी एशियाई होना चाहिए। और 1838 तक संघर्ष का रूप इतना उग्र हो गया कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और सौभाग्यवश 5 अप्रैल 1848 को सरकार ने यह निर्णय किया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए देसी भाषाओं का तथा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का माध्यम होगा। और इस निर्णय से कोई भी दल संतुष्ट नहीं हुआ, पर कुछ समय उपरांत ही बंगाल की केंद्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को परामर्श दिया और वह अपना ध्यान अंग्रेजी की शिक्षा पर केंद्रित करें। और परिणाम इसका क्या हुआ कि अंग्रेजी के प्रभाव में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। अब शिक्षा की प्रगति यहाँ पर जो अंग्रेजी स्कूलों का नवनिर्माण हुआ था वो उसका मेन स्वाभाविक था, जो वहाँ की कंडीशन थी। सूरत, रत्नगिरी, अहमदाबाद, धाराबाद, कोल्हापुर, सतारा, राजकोट आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना हुई और अहमदाबाद में एक महिला विद्यालय के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया गया। और 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को एक में मिला दिया गया और इस नवीन शिक्षा संस्था का नाम पूना कॉलेज रखा गया। इस कॉलेज में शिक्षकों की दीक्षा के लिए एक नॉर्मल विभाग भी खोला दिया गया और इसी प्रकार का एक विभाग सूरत के अंग्रेजी स्कूल में भी प्रारंभ किया गया। 1853 में देसी विद्यालयों को थोड़ा सा राजकीय अनुदान दिया गया था और 1854 के आदेश पत्र के अनुसार सरकार ने ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन का आधा व्यय वहन करने का वचन दिया। और इस प्रकार 1833 से 1853 तक बम्बई में शिक्षा प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए और 1854 तक देसी विद्यालयों की संख्या 216 हो गई थी, जिन्हें 12,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। और उनके साथ साथ अंग्रेजी विद्यालयों का भी निर्माण हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का सर्वांगीण विकास हुआ। अब देखते हैं 1833 से 53 में मद्रास में कैसा विकास हुआ। तो हम इस बात का पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि 1830 में कंपनी के संचालकों ने मुनरो की जन शिक्षा योजना पर रोक लगा दी। ये राजकीय प्रयास के अंतर्गत हम लोगों ने कल देखा था इसको, और लिखा था कि प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न किया जाए। संचालकों की इस आदेश ने देसी शिक्षा व्यवस्था पर सांघातिक प्रहार किया। देसी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना समाप्त कर दिया गया। जो तहसीली स्कूल स्थापित हो चुके थे उन्हें 1836 में बंद करके अंग्रेजी स्कूल खोल दिए गए। कारण ये था कि इस प्रांत के अधिकारी मैकाले के विवरण पत्र से प्रभावित होकर अंग्रेजी को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे और ऐसी दशा में देसी विद्यालयों का जीवित रहना असंभव था और उनका स्थान अंग्रेजी विद्यालय लेने लगे। 1841 में मद्रास नगर में एक हाई स्कूल स्थापित किया गया। जनता निरंतर अंग्रेजी की उच्च शिक्षा की मांग कर रही थी, अतः जनता को सांत्वना देने के लिए 1852 में कॉलेज विभाग खोला गया और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया, परंतु उसको अनावश्यक समझकर उस पर विचार नहीं किया गया। एल्फिंस्टन ने जिस विश्वविद्यालय बोर्ड का निर्माण किया था उसका नाम 1847 में बदलकर शिक्षा बोर्ड कर दिया गया और इस बोर्ड को शिक्षा संबंधी व्यय के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जिसे 2 अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए गए, एक 1853 में कडलौर में और दूसरा 1855 में राजमहेंद्री में। अब इसी में मिशनरियों का व्यक्तिगत प्रयास रहा। मिशनरी जो थे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए थे। उन्होंने बहुत से अंग्रेजी स्कूल भी खोले। संपूर्ण प्रांत में 1852 में 1185 मिशन स्कूल थे, जिनमें 38,005 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इस प्रकार सरकार की अपेक्षा मिशनरियों के शिक्षा प्रयास कहीं अधिक संतोषजनक। व्यक्तिगत प्रयासों में पचप्पा का नाम स्मरणीय है और इस दानवीर से प्राप्त धन से 1842 में एक स्कूल स्थापित किया गया था। जो हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत थे उन पर प्रशासन की सुविधा के लिए 1842 में उत्तरी पश्चिम प्रांत को बंगाल से पृथक कर दिया गया और इस नवनिर्मित प्रदेश का नाम 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध पड़ा, जो अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और 1842 तक इस विभक्त प्रदेश में आगरा, दिल्ली तथा बनारस में कॉलेज स्थापित हो चुके थे
जो सुचारू रूप से कार्य भी कर रहे थे। 1823 में जेम्स टॉमसन इस प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। और इसके बाद सन 1845 में टॉमसन ने अपने प्रांत के समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया था कि वे अपने जिलों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। और इस जांच से उसे ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी एवं मिशन स्कूलों को छोड़कर संपूर्ण प्रांत में प्रत्येक प्रकार के स्कूल कुल 7,966 स्कूल थे, जिनमें 70,826 लड़के पढ़ते थे। इसमें वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि प्रांत में केवल 3.7% लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और टॉमसन की शिक्षा में अभिरुचि थी। अतः उसने जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहित एवं देसी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसने एडम की शिक्षा योजना की सर्वोपयुक्त एवं देसी भाषा का संरक्षण उचित समझा। और उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने देसी विद्यालयों को संगठित एवं व्यवस्थित विकसित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और टॉमसन को आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। और इस रूप में भारतीय शिक्षा के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। जो टॉमसन की योजनाएं थी वो 1846 में टॉमसन ने वर्नाकुलर शिक्षा की संगठित करने के लिए केंद्रीय सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी। और इस योजना में उसने प्रस्ताव किया कि 200 घरों वाले प्रत्येक ग्राम में एक स्कूल स्थापित किया जाए एवं शिक्षकों के वेतन के लिए जागीरें दी जाएं। कंपनी के संचालकों ने जनसाधारण की शिक्षा की आवश्यकता को तो स्वीकार किया, परंतु जागीरों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। टॉमसन ने दूसरी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा और 1848 में टॉमसन ने अपनी द्वितीय योजना तैयार की, जिसे संचालकों ने स्वीकार कर लिया। और इस योजना के अनुसार देसी विद्यालयों का जीर्णोद्धार तथा प्रत्येक तहसील में आदर्श स्कूल का निर्माण हुआ। अब उसमें जो तहसीली स्कूल थे, तो प्रत्येक तहसीली स्कूल में एक प्रधानाध्यापक होता था, जिसे 10 रुपये से 20 रुपये मासिक वेतन मिलता था। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो होता था कि लिखना, पढ़ना, गणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल आदि सब्जेक्ट थे। और प्रत्येक जिले के स्कूल के निरीक्षक के लिए एक विजिटर होता था, जिसे 100 रुपये से 200 रुपये तक मासिक वेतन मिलता था। और उसकी सहायता के लिए परगना विजिटर होते थे। इन विजिटरों के कार्य को देखभाल के लिए एक विजिटर जनरल होता था, जिसका मासिक वेतन 1,000 रुपये था। सर्वप्रथम विजिटर जनरल मैनपुरी का जिलाधीश H.S. रीड था। और तहसीली स्कूलों की इस योजना के प्रारंभ में 8 जिलों में हुआ। जो प्रारंभ हुआ बरेली, शाहजहांपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ तथा इटावा, ये 8 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर मेन रूप से शुरू में प्रारंभ हुआ। और कंपनी के संचालकों ने इन स्कूलों के व्यय के लिए 1849 में 50,000 रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। और 1850 में इस योजना का श्री गणेश हो गया। 1851 में रीड ने 8 जिलों की जांच करवाई और इन जिलों में 50 कस्बे एवं 14,572 गांव थे। इतने गांव थे। और स्कूलों की संख्या 3,127 थी और उनमें 27,853 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इनमें से 20 स्कूलों में अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती थी। अभी इसी में हल्काबंदी स्कूल भी आया करते थे पश्चिमोत्तर प्रांतों में, जिसे देसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तहसीली स्कूलों की योजना के अतिरिक्त टॉमसन ने यह आवश्यक समझा था कि प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए सुलभ कर दी जाए। और उसने अपने कार्य में मथुरा के जिलाधीश अलेक्जेंडर से बहुत सहायता ली, जिसने हल्काबंदी स्कूल प्रणाली के नाम से एक विस्तृत योजना 1851 में बनाई थी। इस योजना के अनुसार कुछ ग्रामों को मिलाकर एक हल्का या क्षेत्र बना दिया जाता था। उसमें एक प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला जाता था और यह विद्यालय ऐसे स्थान पर होता था जहां से कोई भी गांव 2 मील से अधिक दूर नहीं था। और इन स्कूलों के व्यय के लिए जमींदार अपनी मालगुजारी का 1% देते थे। शीघ्र यह योजना आगरा, एटा, इटावा, बरेली, मैनपुरी तथा शाहजहाँपुर में फैल गई। और 1854 में इस प्रकार के 758 विद्यालय थे, जिनमें 17,000 छात्र पढ़ते थे। अब देखते हैं पंजाब प्रांत जो रहा, तो पंजाब प्रांत का जो मेन रूप से निर्माण हुआ ये 1849 में हुआ था। और उस समय तक यहाँ शिक्षा दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। वहाँ बहुत समय से 3 प्रकार के स्कूल शिक्षा कार्य में संलग्न थे। हिंदू, सिख और मुसलमान, ये 3 प्रकार के। हिंदू विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों के स्कूलों में पाई जाती थी। लड़कियों की शिक्षा का भी प्रबंध था। पंजाब में उर्दू भाषा प्रचलित होने के कारण अधिकांश हिंदू एवं सिख बालक इस भाषा का अध्ययन करते थे। अमृतसर के निवासियों ने अंग्रेजी सीखने के लिए उत्कट इच्छा व्यक्त की
और परिणाम स्वरूप 1849 में वहाँ के स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। इसी प्रकार का एक स्कूल लाहौर में भी खोला गया। इन स्कूलों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी एवं फारसी की भी शिक्षा दी जाती थी। मई 1805 में पश्चिमोत्तर प्रांत की शिक्षा योजना को पंजाब में भी चालू करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में 4 नॉर्मल स्कूल, 60 तहसीली स्कूल एवं लाहौर में एक कॉलेज स्थापित करने तथा 50 परगना विजिटर, 12 जिला विजिटर और 1 विजिटर जनरल की नियुक्ति करने के लिए प्रार्थना की गई थी। और जून 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने कुछ संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अब इस टाइम हमने प्राथमिक शिक्षा देखी, उच्च शिक्षा पर जो मेन रूप से फोकस था। उच्च शिक्षा जो थी ये पश्चिमोत्तर प्रांतों में, उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जो सरकारें थीं, इन्होंने उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया था। और 1852 में आगरा में एक नॉर्मल स्कूल का शिलान्यास हुआ और इसी वर्ष सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा की स्थापना हुई। 1850 में बरेली हाई स्कूल एवं 1853 में बनारस के जयनारायण घोषाल स्कूल को कॉलेज बना दिया गया। 1854 में इस प्रांत में स्कूलों की संख्या 3920 थी, जिनमें 53,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। और उसी वर्ष आगरा, दिल्ली एवं बनारस के राजकीय कॉलेजों में छात्रों की संख्या 976 हो गई थी। 1854 में सरकार शिक्षा पर 2,25,000 रुपये व्यय कर रही थी, जिसमें से कॉलेजों तथा स्कूलों पर 1,80,000 रुपये का व्यय होता था। और बहुत सारे ऐसे प्रांत थे, जैसे अन्य प्रांत मिशन कॉलेजों के अतिरिक्त जिनका वर्णन पहले मिलता है, और कुछ हमने इसको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। और कुछ राजकीय कॉलेजों का भी निर्माण किया गया था, जैसे बंगाल में ढाका कॉलेज है, ये 1851 में निर्मित किया गया था। कृष्णनगर कॉलेज है 1845 में, और बहरामपुर कॉलेज है 1853 में। बम्बई मद्रास में भी कुछ कॉलेज स्थापित किए गए थे, पर उनकी संख्या उनकी संख्या थी वो अधिक नहीं थी। और 1857 में भारत में कॉलेजों की कुल संख्या 23 थी, जिनमें मिशन कॉलेज तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए देने वाले कॉलेज भी सम्मिलित थे इसी में। अब इस टाइम की सबसे अच्छी बात है कि व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाती थी, व्यावसायिक शिक्षा क्या थी कि 1853 तक भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ें जम चुकी थी और सरकार को विभिन्न व्यवसायों के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। अतः सरकार ने भारतवासियों को चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों आदि के रूप में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया और उनके लिए कॉलेज स्थापित किए। जैसे चिकित्सा कॉलेज था। चिकित्सा कॉलेज जो मेन रूप से था ये एक बंगाल में था। बंगाल में अंग्रेजों की प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई थी और प्राच्य विद्यालयों तथा कॉलेजों का निर्माण किया था। और इस योजना के अंतर्गत 1822 में कलकत्ता में भारतीयों के लिए एक चिकित्सक विद्यालय स्थापित किया गया था और 1826 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा विभाग खोले गए थे। इनमें हिंदू एवं मुस्लिम ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो भारतीय जहां से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे वे अंग्रेजों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे शल्य चिकित्सा से अनभिज्ञ होते थे। फलस्वरूप लोक शिक्षा समिति ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाए। सरकार ने समिति का यह प्रस्ताव जनवरी 1835 में स्वीकार कर लिया और परिणाम इसका क्या हुआ कि भारतीय ढंग पर चलने वाला चिकित्सा विद्यालय एवं चिकित्सा कक्षाएं बंद कर दी गईं। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी। इसमें पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी और 1844 में इस कॉलेज के 4 भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इसी में मद्रास में 1835 में यूरोपियन एवं भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक मेडिकल स्कूल का निर्माण हुआ, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और 1851 में इस स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट है मुंबई में 1837 में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विचार किया, किंतु दुर्भाग्यवश उसके निधन के कारण योजना पूर्ण न हो सकी और बम्बई के निवासियों ने सर रॉबर्ट की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए इसके विचार से 1835 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 1845 में 35 में नहीं है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया गया। और पाश्चात्य चिकित्सा शिक्षा की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थीं उन पर जितना भी हमने ऊपर बताया, ये प्रारंभ में कंपनी के प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अपनाया था,
और इस नीति के अंतर्गत चिकित्सा की आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणाली को सुरक्षित रखने का विचार किया गया था, किंतु मैकाले और बेंटिक की पाश्चात्य शिक्षा की नीति से चिकित्सा शिक्षा को भी प्रभावित किया गया और बंगाल की सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा प्रगति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस नीति के फलस्वरूप भारतीय चिकित्सा शिक्षा को पूर्ण रूप से अवहेलना की गई, जिससे उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। और इस नीति को अपनाने में अंग्रेजों ने केवल अपने ही हितों की पूर्ति का ध्यान रखा और भारतीयों के हितों की उपेक्षा की। पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ करने में एक महान कठिनाई का अनुभव किया गया था, जिसमें भारतीय मृत शरीर को स्पर्श करना पाप समझते थे और शल्य चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मृत शरीर की चीरफाड़ आवश्यक थी। और इस कठिनाई का प्रथम भारतीय विद्यार्थी मधुसूदन गुप्त की सहायता से विजय प्राप्त की गई। डॉक्टर गुडेव के साथ उसने एक मृत शरीर की चीरफाड़ की और इस दृश्य को देखकर भारतीय विद्यार्थियों के हृदय में मनोवैज्ञानिक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ हुआ और वे पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए। फलतः प्रतिवर्ष मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब हम देखते हैं इसी पर इंजीनियरिंग की जो शिक्षा थी। बंगाल में 1854 में शिक्षा परिषद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था और इसी अवसर पर बंगाल के प्रधान इंजीनियर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में सामान्य सुधार करने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की मांग की और कंपनी के संचालकों ने इन दोनों प्रस्तावों पर विचार करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना स्वीकृत दे दी और इसका परिणाम हुआ कि 1856 में कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ। मुंबई में बंगाल की अपेक्षा मुंबई में जो इंजीनियरिंग की शिक्षा रही वो बहुत पहले से ही ध्यान दिया जा रहा था इस पर। और 1824 में बम्बई भारतीय शिक्षा समिति ने मातृभाषा के माध्यम द्वारा इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए एक कक्षा प्रारंभ की थी। 1844 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग की एक कक्षा और खोली गई। विद्यार्थी इस कक्षा की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि इसे में अध्ययन करने के उपरांत उनको सरकार से अच्छा वेतन नहीं मिलता था। 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए पदाधिकारियों को तैयार करने के विचार से पूना में एक इंजीनियरिंग कक्षा तथा एक यंत्र शास्त्र का विद्यालय स्थापित किया गया था। मद्रास जो था तो मद्रास में इंजीनियरिंग की शिक्षा सबसे बाद में स्टार्ट हुई। यहाँ 1857 तक इस शिक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु 1793 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के संरक्षण में पैमाइश करने का एक स्कूल चल रहा था 1793 में। और पश्चिमोत्तर प्रांत में 1855 तक पश्चिमोत्तर प्रांतों में इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया और उस वर्ष सरकार की सिंचाई योजना के लिए योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सहारनपुर में एक इंजीनियरिंग की कक्षा प्रारंभ की गई और इस प्रांत के गवर्नर टॉमसन ने प्रयास के फलस्वरूप 1847 में इस कक्षा को हटाकर रुड़की ले जाया गया और इस कॉलेज का रूप दिया गया। टॉमसन के देहावसान के पश्चात 1854 से उसके नाम को इस कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया और यह टॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस टाइम कानून की भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे भारत में जो अंग्रेजी शासक थे अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही हिंदू मुस्लिम कानूनों के विशेषज्ञों की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया गया था। साम्राज्य विस्तार के कारण अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी और 1842 में कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा की व्यवस्था एवं कानून के एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई और कानून की शिक्षा का यह प्रस्ताव सागर में एक बूंद के समान था और ये भारतीयों को कानून पढ़ने की जिज्ञासा को तृप्त ना कर सका। और इसी बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं थी। अभी जितना हम इंजीनियरिंग का बताया, कानून की बताए, बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं चल रही थी। 1844 में मेजर मेटलैंड ने मद्रास में अस्त्र शस्त्र संबंधी शिक्षा के लिए एक औद्योगिक स्कूल स्थापित किया था। 1850 में डॉक्टर हंटर ने मद्रास में एक औद्योगिक कला स्कूल का शिलान्यास किया। 1851 में उसने एक औद्योगिक स्कूल का भी निर्माण किया और इस स्कूल का उद्देश्य लाभप्रद कारीगरी की शिक्षा देना तथा दैनिक प्रयोग की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को उन्नत बनाना था। और 1855 में इन दोनों स्कूलों को मिलाकर एक कर दिया गया और इसका प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले ली। 1835 में सर जमशेद जीजेभाई इन्होंने बम्बई में कला एवं उद्योग के स्कूल की स्थापना की और इसके लिए 1 लाख रुपया दान दिया और इस धन का उपयोग 1856 में जे स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण करके किया गया।
अब यहाँ से 1833 से 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवसाय, विजय एवं राज्य संगठन के कार्य में व्यस्त रही और इसने कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने संचालकों तथा अधिकारियों को शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने और उस पर पर्याप्त धन व्यय करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा प्रसार की दिशा में जो राजकीय प्रयत्न किए गए वे इस देश की जनसंख्या की विशालता तथा निवासियों की निरक्षरता को देखते हुए सागर में कुछ बूंदों के समान थे। और 1855 में जिन शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध कंपनी कर रही थी उनकी संख्या केवल 1474 थी और उनमें 67,569 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा शिक्षा पर किया जाने वाला कुल व्यय संपूर्ण आय का 1% भी नहीं था। इस प्रकार इस काल में शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं हुई और इस काल की कुछ विशेषताएं भी रहीं। जैसे प्रथम विशेषता बताता हूं कि लॉर्ड हार्डिंज की घोषणा पत्र के फलस्वरूप शिक्षा और नौकरी के मध्य एकात्मिकता स्थापित हो गई रही और उसी समय से शिक्षा का चरम लक्ष्य नौकरी माना जाने लगा, परंतु तात्कालिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 1844 से 1853 तक की 9 वर्ष की अवधि में केवल 10 व्यक्तियों को इस प्रकार नौकरी मिली। और जो इसका सेकंड विशेषता है कि प्राथमिक शिक्षा का भार विभिन्न समितियों पर होने के कारण शिक्षण पद्धति में एक रूपता की स्थापना न हो सकी। अध्यापकों को इतना कम वेतन मिलता था कि उनमें शिक्षण योग्यता की आशा करना व्यर्थ था। कंपनी ने नवीन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं संरक्षण के उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, किंतु फिर भी उसकी गति तीव्र न हुई। अप्रत्यक्ष रूप से हम इसको कह सकते हैं कि देशी एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिद्वंद्विता की भावना प्रारंभ हो गई और इसका फलस्वरूप प्राच्य शिक्षा का क्रमिक ह्रास होने लगा और धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा डेवलप होने लगी। और इसका तृतीय विशेषता जो रही कि अंग्रेजी माध्यम से माध्यमिक शिक्षा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही थी, परंतु कोरे पुस्तकीय ज्ञान पर बल देकर शिक्षा के क्षेत्र में अवांछनीय बीज बोया जा रहा था इस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।